सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और जहां आज हम श्री गणेश करने जा रहे हैं एक नए विषय की, सब्जेक्ट की, दैट इज़ बायोलॉजी, बोले तो जीव विज्ञान। अब तक हमने सिर्फ एक विषय के सीरीज को कंप्लीट करा है, कंप्यूटर। और मुझे पूर्ण आशा है, मैं पूर्ण विश्वास है कि वो कंप्यूटर जो सीरीज है वो आपके लिए आगामी जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो जिसमें कंप्यूटर का वेटेज नॉमिनल हो या फिर काफ़ी व्यापक हो, डिटेल मैनर में भी यदि वो आपको एग्जाम में पूछे तो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके लिए लाभान्वित होगा। तो उसी दिशा में हम बढ़ते हुए अब हम नए सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, डैट इज़ बायोलॉजी। और बायोलॉजी को ही हमने अभी क्यों टच करा है, इसका भी हम आपको कारण आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि हमने बायोलॉजी को क्यों रखा है। ठीक है, हमने बायोलॉजी को इसलिए रखा है क्योंकि अभी जो आगामी हमारे सामने जो एग्ज़ाम्स हैं, जो भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उसमें जो सबसे जो हाईलाइटेड एग्ज़ाम है अभी, दैट इज़ एनटीपीसी एग्ज़ाम। ठीक है, और एनटीपीसी आपको पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम्स में साइंस का एक अपना खास वेटेज होता है, और इसमें भी यदि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप ले लोगे तो वो वेटेज और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और एक एग्ज़ाम्स वैसे होते हैं जिसमें सिर्फ जनरल स्टडीज़ में ही सब कुछ सिमटा दिया जाता है, तो वहाँ पे तो चलिए हो सकता है कि साइंस का वेटेज थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए। लेकिन एक एग्ज़ाम्स वैसे होते हैं जिनमें कि जनरल साइंस एक अलग सेक्शन ही रहता है जनरल स्टडीज़ के अलावा, तो वहाँ पर साइंस का वेटेज और बढ़ जाता है। और साइंस में भी यदि आप अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स देखेंगे, चाहे वो आपके स्टेट लेवल के हो, सेंट्रल लेवल के हो, ठीक है, कि मतलब तो आपको ये मतलब देखने को मिलेगा कि बायोलॉजी का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो यही कारण रहा है कि हमने अभी तक के जो इतिहास है, अभी का जो ट्रेंड जो चला आ रहा है, और यही ट्रेंड अभी चलेगा भी, अभी इसमें बदलाव की कोई खासी गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए हमने बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की शुरुआत करी है। ठीक है, और बेसिकली इस चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे, मतलब इंट्रो करेंगे। किसी भी विषय को हम जानने से पहले उसके इतिहास के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। उसके बाद हम जो आगामी जो लेसन्स जो आएंगे वहाँ से हम इसके चैप्टर्स पर हम जाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी। और झारखंड के परिदृश्य में बात करें तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था, आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि जेसीसी ने अभी कैलेंडर जारी करा है। ठीक है, जेसीसी ने अपना कैलेंडर जारी करा है, और उसमें भी जो मोस्ट हाईलाइटेड एग्जाम है, जो कि एसआई दरोगा का एग्जाम है, उसमें भी आप यदि देखिएगा तो उसमें भी आप देखिएगा कि साइंस का एक अपना वेटेज है, डेट इज़ 20 क्वेश्चन आपको साइंस अलग से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें से कंप्यूटर का तो हमने पूरा करवा दिया है आपको। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार हमने चीज़ों को करवा दिया तो हम उस पर हम नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, समय समय पर हर चीज़ को एक अपडेशन की आवश्यकता होती है, तो वह समय समय पर हम उसमें अपडेट भी करेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हमने कंप्यूटर ही भले करा हो, लेकिन उसको भी हम अपडेट करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी बेसिकली क्या है, एक साइंस का ही पार्ट है। ठीक है, ये आपको भी पता है कि साइंस में प्रमुखतः 3 पार्ट होते हैं। एक तो हो गया फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, और एक होता है बायोलॉजी। फिजिक्स को आपको पता है भौतिकी विज्ञान, ये है आपका रसायन विज्ञान, और ये हो गया आपका जीव विज्ञान। ठीक है, परिचय, यहाँ पे हम लोग परिचय की बात करेंगे। तो ये देखिए कि आप बायोलॉजी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बायो और लॉजी। यदि आप देखिएगा तो बायोलॉजी, इसमें लॉजी का जो अर्थ होता है, यदि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश की तैयारी करी है, ठीक है, एंटो सीनो आपने पढ़ रखा है, तो उसमें आपने रूट वर्ड आपने पढ़ा है। ठीक है, रूट वर्ड आपने पढ़ा, ये एसएससी वाले बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि एक रूट वर्ड से काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं, फिर उसके अलग अलग मीनिंग बनते हैं। जैसे लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी जिस भी मतलब वर्ड के बाद, ठीक है, जिस भी वर्ड का प्रीफिक्स वर्ड के बाद हम लॉजी जोड़ते हैं तो डैट इज स्टैंड्स फॉर स्टडी, यानी अध्ययन। ठीक है, अध्ययन। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका बायोलॉजी हो सकता है, फिजियोलॉजी हो सकता है, ठीक है, क्रायोबायोलॉजी हो सकता है, वो अलग अपना अपना मैटर है। तो चूंकि हम यहाँ बायो की बात कर रहे हैं, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, लाइफ,
लाइफ बोले तो जिसमें जीवन हो। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, एक दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स और एक एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में जनरली हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब जीवन हो, और एबायोटिक में हम लोग निष्क्रिय पदार्थों को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बायो की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बायो मीन्स एनीथिंग दैट हैज द लाइव्स इन इट। ठीक है, कोई भी वैसी चीज जिसमें कुछ का जीवन हो। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ्स यानी जीवन के अध्ययन को ही हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, जीवन के अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही हमारा ये कहलाता है। अब ये देखिए कुछ इसके जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं ये हमें जाननी जरूरी है। एरिस्टोटल काफी एक प्रमुख नाम आपने सुना होगा, चाहे फिलोसॉफी के सब्जेक्ट बात करें चाहे साइंस की बात करें, इनका नाम आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। और इनका हिंदी नाम अरस्तु है। और इन्होंने सर्वप्रथम नेचुरल साइंस नामक टर्म मतलब उन्होंने इसको दिया था। और कब दिया था? 368 बीसी में। तो यहाँ हालांकि डेट यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, किसने दिया, कब दिया, उतना दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन आपको याद रख सकते तो रखिए, लेकिन पहले आपको स्टेप में आपको यह याद रखना है कि किसने क्या दिया। ठीक है, दूसरा, सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि जैसे बायोलॉजी जो है ये अपने आप में काफ़ी बृहद सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके कुछ जैसे नेचुरल साइंस हो गया। दूसरा, बायोलॉजी, आप जो शब्द जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बायोलॉजी शब्द को देने वाले थे दैट इज लैमार्क एंड ट्रिवेरियस। ठीक है, लैमार्क और ट्रिवेरियस। दूसरा, और एक टर्म हम आगे चलकर पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, क्योंकि कोई भी विषय जो होता है, कोई भी चीज जो आती है उसका कोई जनक होता है। ठीक है, जनक होता है, या फिर आम भाषा में उसे हम लोग पिता भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पिता से बेहतर होगा यहाँ पे जनक। ठीक है, अब जैसे बायोलॉजी के जनक कौन कौन है, तो यहाँ पे अलग अलग विषयों के जनक के नाम हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। फादर, जिसे सबसे सर्वप्रथम हो गया बायोलॉजी, सबसे जो इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, इसका मतलब जीव विज्ञान। बायोलॉजी के हमारे एरिस्टोटल, और हिंदी में जिन्हें अरस्तु भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बोले तो वर्गीकरण। वर्गीकरण के जनक माने जाते हैं कैरियोलस लिनेयस। ठीक है, और इन्होंने और एक चीज दिया था दैट इज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विपद नामांकन। यानी वैसे नाम जिसमें आपके दो वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी हो गया। और टैक्सोनॉमी क्यों आया? टैक्सोनॉमी इसलिए आया ताकि ये जो बायोलॉजी अपने आप में वेरी वास्ट सब्जेक्ट है, इसका सरलीकरण किया जा सके। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी खास स्टैंडर्ड के आधार पर कुछ चीज़ों को हम लोग क्लासिफाइड कर देते हैं। मतलब ये पार्टिकुलर चीज़ है इस ग्रुप में आ जाए, ये पार्टिकुलर चीज़ है इस ग्रुप में, जिसके कारण क्या होता है कि उस ग्रुप में सारे मेंबर्स के हमको स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होती। हमने उस पूरे ग्रुप के बारे में एक बार में हम उसे पढ़ सकते हैं, इसीलिए टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट आया। ठीक है, दूसरा है और एक पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, इसका मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, और इसके जो जनक है, यानी इसके जो फादर है, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, दैट इज लियोनार्डो डा विंसी।
ठीक है, ये हमने एक बायोलॉजी हो गया, दूसरा टैक्सोनॉमी हो गया, तीसरा पैलियोंटोलॉजी हो गया, और एक हमारा फादर मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान के जो जनक हैं वो है हमारे हिपोक्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ हमने 4 फादर अपने बायोलॉजी का एरिस्टोटल है, टैक्सोनॉमी का कैरियोलस लिनेस है, पैलियोंटोलॉजी का लियोनार्डो डा विंसी है, और मेडिसिन का आपका हिपोक्रेट्स है। ठीक है, तो इस पे आपको डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिद्धांत किसने दिया, तो डेट इज आपके कैरियोलस लिनेस ही थे। ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजी में जैसे टैक्सोनॉमी है, बायोलॉजी तो एक हो गया। अब दूसरा बात है कि बायोलॉजी टर्म को किसने दिया। जस्ट ए मिनट, अब जैसे यहाँ पे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी ठीक है, बायोलॉजी के फादर तो इनको कहा जाता है, लेकिन इस टर्म, इस शब्द की मतलब एक होता है ना, पहली बार इसको किसने बताया, तो डेट इज लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। दूसरा जैसे टैक्सोनॉमी के बारे में हमने बताया, तो टैक्सोनॉमी भले उसके फादर कैरियोलस लिनेस है, बस जब आप, लेकिन यदि आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि इस वर्ड को किसने सजेस्ट किया था, तो वहां पर जो नाम होगा दैट इज एपिकोंडोले। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको समझना है कि फादर में अंतर है और उस वर्ड को देने वाले में अंतर है। ठीक है, अब ये चीज हो गया हमारा। और इसके अलावा जो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस थे, उनके एक चीज आप उनसे और आप जोड़ के रख सकते हैं कि इन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑर्गन का भी सिद्धांत बताया था। आपसे ये पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसका है और इसका मतलब क्या होता है। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन में ये होता है कि जो चीजें समय के साथ हमारे, मतलब जो भी ऑर्गन हमारा समय के साथ यूज हो रहा है वो और विकसित होगा। ठीक है, जो यूज हो रहा है वो विकसित होगा, डेवलप करेगा। ठीक है, और जो डिसयूज हो रहा है, मतलब जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो समय के अनुसार वो एक्सटिंक्ट होगा, वो समाप्त होता जाएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम हाथ यूज कर रहे हैं, पैर यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा डेवलप हो रहा है। लेकिन डिसयूज में जैसे हमारे में होता है अपेंडिक्स या फिर टेल, पूंछ। ठीक है, या फिर जिराफ की जो गर्दनें होती हैं। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हो गई। अब हमने इतना जान लिया कि फादर जान लिया, वर्ड्स का कंसेप्ट किसने दिया वो जान लिया। अब थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण काफी बुक्स लिखी गई हैं। ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। जस्ट ए सेकेंड। जैसे यहाँ पर हमने आपका बुक्स का नाम लिखा है और इसके उसके राइटर या जिसे लेखक। ठीक है,
जैसे पहला है हमारा जो एक महत्वपूर्ण जो बुक है बायोलॉजी की दुनिया में, दैट इज हिस्टोरिया प्लांटेरियम। और ये आपको पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये फिक्स है, मतलब ये काफी बेसिक चीज है। तो ये इसको लिखने वाले हैं थियोफ्रेटस। और एक बुक है इसके अलावा, दैट इज हिस्टोरिया एनिमेलिया। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, प्लांटेरियम यानी उसमें प्लांट्स के बारे में बात की गई है। एनिमलिया यानी बोले तो उसमें मतलब जंतुओं के बारे में बात करी गई है, दैट इज एरिस्टोटल। इसके अलावा है सिस्टमा नेचुरा। सिस्टमा नेचुरा, ठीक है, सिस्टमा नेचुरा हो गया। उसके अलावा फिलोसफिका बोटेनिका, फिलोसोफिका बोटेनिका एंड स्पेसिस प्लांटेरियम। ठीक है, देखिए अब और एक बात याद रखिएगा कि साइंस हम जब भी पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ का इंग्लिश बताना काफ़ी कठिन हो जाता है, और वो चूंकि व्यवहारिक भी नहीं है, हो सकता है कि मैं उसका हिंदी आपको बता भी दूँ लेकिन वो हमारी जिह्वा में उतनी सरलता से बैठेगा नहीं। तो हर चीज़ के पीछे हिंदी के लिए हमें भी अति उत्साहित नहीं रहना है, क्योंकि अब ये जो नाम है ये काफ़ी बायोलॉजिकल टाइप के नाम है, तो इसके आप हिंदी आप पढ़िएगा, उससे बेटर है कि एज इट इज़ इसको दिया जा रहा है आप इसे ही मतलब सेट कर ले। जैसे ये जो तीनों बुक्स है इसको लिखने वाले सिर्फ एक ही शख्स है, दैट इज कैरियोलस लिनेयस। ठीक है, कैरियोलस लिनेयस। और इसके बारे में हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा कि इन्होंने टैक्सोनॉमी मतलब इस टैक्सोनॉमी के जनक भी माने जाते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी देने वाले ये थे, और इसके अलावा इन्होंने 3 बुक्स भी लिखी हैं। ठीक है, दूसरा हिस्टोरिया प्लांटोरियम थियोफ्रेटस ने लिखा था। ठीक है, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ हम ऐड कर देते हैं, दैट इज फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान, इसके आपके जनक है हमारे थियोफ्रेटस। तो अब हमारे कितने फादर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कैरुलस लिनेयस हो गया। इसके अलावा जो हमारा जो इन्होंने क्या किया था, इस बुक में टोटल 500 प्लांट्स का जिक्र करा है, और ठीक उसी पर एरिस्टोटल ने भी 500 एनिमल स्पेसिस का जिक्र करा है। ठीक है, एनिमल स्पेसिस की बात करा है। तो ये तो हमारा ये चीज़ हो गया। अब इसके अलावा हमें आगे देखना है कि कुछ थ्योरीज जो आए हैं बायोलॉजी में, ठीक है, समय समय पर उनको देने वाले कौन है, क्योंकि इससे भी हमारा जो डायरेक्ट सवाल है वो हमेशा बनता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपके लिए एक टेबल बना लेता हूँ।
जैसे हमारा एक है थ्योरी ऑफ नेचर, थ्योरी ऑफ नेचर, और ये देने वाले थे हमारे थ्योरी ऑफ नेचर, नेचुरल सिलेक्शन बोलिए, नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपने बहुत बारी सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट होगा वही इस मतलब संसार में एग्जिस्ट करेगा, और इसको देने वाले थे चार्ल्स डार्विन। दूसरा एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को देने वाले थे हुगो डेविरिस। उसके अलावा था जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी देने वाले थे लुईस पास्चर। इसके अलावा एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, और इसको देने वाले थे अर्नेस्ट हैकल। ये काफ़ी प्रसिद्ध नाम है बायोलॉजी की दुनिया में, इनका बारे भी हम लोग जिक्र करेंगे। और इसके अलावा है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, एक जर्म थ्योरी है, दूसरा है जर्म प्लाज्म। और इसको देने वाले थे आपके ऑगस्ट वेइजमैन। और इसके अलावा है वायरस, इसको थे डायमिट्री इवानोस्की। theory and their propounder। ठीक है, थ्योरी और उनके जनक, थ्योरी और उनको देने वाले। चार्ल्स डार्विन, ह्यू डेविस, लुईस पास्चर, अर्नेस्ट हैकेल, ऑगस्ट वेइजमैन। हालांकि देखिए वायरस जो है ना, वायरस का जो कंसेप्ट जो दिया था वो दिया था मैरिनस बेंजरिक ने, लेकिन इसको इस थ्योरी को देने वाले थे दैट इज डायमिट्री इवानोस्की। इसके अलावा और एक थ्योरी है, इसके अलावा जो ऑपेरिन, इसके अलावा ऑपेरिन ने दिया था केमिकल ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बताया था केमिकल ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उसका रासायनिक उत्पत्ति है, रासायनिक उत्पत्ति, ये बताने वाले कौन थे? ऑपेरिन। पेनिसिलिन एक हो जाएगा, और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को देने वाले थे फ्लेमिंग। और माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाले थे नॉल एंड रसा, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के आपके बायोलॉजी में तो कुछ संभव ही नहीं है, मतलब आगे डिस्कवरी, मतलब आगे आप कुछ लैब कर सको या फिर रिसर्च कर सको, नथिंग इज वेरी मच पॉसिबल अबाउट विदाउट माइक्रोस्कोप इन बायोलॉजी। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो चीज़ें हो गई, इसमें जो जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमने आपको बता दी, जैसे आपको बुक्स, राइटर, ये आपको याद रखना ही रखना है, आपको थ्योरी एंड प्रोपाउंडर्स ये आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, ये फादर, इसमें 5 हमने बताए, और कौन सा वर्ड किसने दिया, जैसे एपिकोंडली हो गया या फिर लैमार्क,
इसको आपको याद रखना ही रखना है। अब जो यहाँ से सवाल बनता है, और एक बुक लिखा था कार्ल लिनियस ने, उसका नाम मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज जेनेरा प्लानेटोरियम। जेनेरा प्लानेटोरियम, इस बुक को लिखने वाले थे कैरियोलस लिनियस। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं जो और एक जो सेक्शन है जिससे हमेशा से आपके सवाल हमेशा आते हैं। ये देखिए, ये हमारा नोट्स है, ठीक है, और ये नोट्स भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा यदि आप चाहिएगा तो, ठीक है। इसी नोट्स के जरिए रखकर मैंने, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, मेंस हो, या फिर एसएससी का मेंस हो, मैंने इसी एग्ज़ाम्स के बदौलत मैंने पहुंचा हूं और लिखा भी हूं, ठीक है। और ये जो साइंटिफिक नेम्स, वैज्ञानिक नाम, ये आमतौर पर आपके सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने जिस भी सवाल को, जिस भी चीज़ को मैंने टिक लगाया है, यानी वो आपके एग्ज़ाम से पूछ सका है। और इसको मैंने अपडेट करने का मतलब, इसको देखिए, ये पहले के नोट्स में नहीं था, लेकिन चूँकि अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है आपके नियरर में, ठीक है, और एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम होगा, तो अमूमन जो हमारे जो स्टेट पीसीएस के भी या फिर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, इन्हीं क्वेश्चन बैंक को उठाने का प्रयास करते हैं। तो जो भी सवाल एनटीपीसी में पूछे गए हैं या फिर एसएससी सीजीएल में हालिया वर्षों तक पूछे गए हैं, उसे मैंने यहाँ पर टिक मार्क के जरिए आपको दिखा दिया है, ठीक है। जैसे बनियान, ठीक है, तो ये आपको लिस्ट आपको है आपके सामने, आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। ये हो गया बनियान। बनियान बोले तो बरगद, ये सवाल पूछा जा चुका है। जो सवाल जो पूछा जा चुका है उसको मैं एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने। पहला है बनियान, इसका है फिकस बेंगलिस। हाउस फ्लाई का हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, ये बात याद रखिएगा, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई, टच मी नॉट बोले तो छुई में प्लांट, इसका है मिमोसा पुडिका। कॉमन वेट जो गेहूं जो हम खाते हैं, ट्रिटिकम एस्ट्रोम। देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि संसार में तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ का हम याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ का मतलब संभव हो, कोई याद कर ले तो वो महान ही होगा, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम निकालने के परिदृश्य से, ठीक है, सबसे पहले तो हमें पीवाईक्यू को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एसएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर जो भी ये आपको पूछे गए हैं उसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। दूसरा, आपका कोई स्टैंडर्ड बुक है, चाहे आप लुसेंट फॉलो करते हो, आर्यन फॉलो करते हो, उससे चीज़ों को याद कर लीजिए। और एक बात जो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कि मतलब आमतौर पर विद्यार्थी भी नहीं समझ पाते हैं, मित्र भी नहीं समझ पाते, दैट इज़ कि हालिया वर्षों में जो करंट अफेयर में यदि कोई स्पेसिस आपके चर्चा में आती है, ठीक है, करंट अफेयर में, देखिए करंट अफेयर में आप जब पढ़िएगा तो उसमें किसी किसी करंट अफेयर्स के पीडीएफ में एक सेक्शन आपको दिया जाता है कि न्यू स्पेसिस डिस्कवर्ड, ठीक है, मतलब जो भी नई प्रजातियां, किसी प्रकार की स्पेसीज, चाहे पक्षी हो
रेप्टाइल्स हो, जब उसकी डिस्कवरी होती है तो उसका साइंटिफिक नेम होता है, उसे साइंटिफिक नेम प्रदान किया जाता है, तो वो भी आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और हमें पता नहीं चलता है कि आखिर ये चीज़ कहाँ से आया। ठीक है, तो इस बात का भी आपको मतलब इल्म रखना है, ध्यान रखना है। दूसरा है मस्टर्ड। मस्टर्ड बोले तो सरसों, दैट इज ब्रासिका कैमेस्ट्रिस। चाइना रोज हो गया, ये चाइना रोज आप इसको उड़हुल का फूल कहते हैं। मकई हो गया, एशियन फ्रॉग, लियोपर्ड, तेंदुआ, टाइगर, ओल्फ, ओल्फ पर भी पूछ चुका है, दैट इज कैनियस लूपस। हमारे राज्य में पलाश की फूलें काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो इस नज़र में हमें याद रखना है इसे। ब्यूटिया मानोस्पर्मा, पीपल, फिकस रेलिगोसा, नीम, सीरीस, फेलाइन। फेलाइन जो होता है ये जानवर में आ जाएंगे, कैट, कैप्रिन, गोट, एप्पल, सेब, बनाना, मूसा पैराडिसिकम, पोटैटो, मैंगो। मैंगो पे तो मतलब आमतौर पर मतलब कि सबसे ज़्यादा किसी मतलब भी चीज़ का जो साइंटिफिक नेम पूछा गया है तो मुझे लगता है वो ये मैंगो ही है। दूसरे नंबर पर ये हाउस फ्लाई होगा, दैट इज़ मुस्का डोमेस्टिका। इसके अलावा पी हो गया। ठीक है, पिकॉक, पिकॉक का भी जानना जरूरी है क्योंकि हमारे राष्ट्र का, देश का ये राष्ट्र पक्षी है। ठीक है, इंडियन लोटस, काऊ, गोट, बकरी का कैपरा एगरस, हेन, मुर्गी, गैलस डोमेस्टिकस, हम्पैक वेल, यानी वेल की जो मछलियाँ होती है उसका होता है मेगो, पिटरा, नोबे, जीले, बुम्बली, ट्री फ्रॉग, अफ्रीकन वाइल्ड कैट, स्पैरो, गोरैया जो आज के दिन में मतलब विलुप्त सी हो रही हैं, तो इसका पैसा डोमेस्टिकस, कबूतर, पैरोट, तोता, डैफोडिल एक तरह का फूल होता है, रोज, गुलाब, ये सब काफ़ी सरल है इसका रोज गुलाब का रखना है, दैट इज़ रोजा, कार्नेशन। ठीक है, लिली, ऑरेंज, ऑरेंज का भी देखिए इसका भी नाम आप आसानी से याद, दैट इज साइट्रस एस सिनेसिस। साइट्रस बोले तो खट्टा फ्रूट। ठीक है, वाटरमेलन, सिट्रलस लैनेटम, वाइल्ड याक यानी जंगली साग, गोस, हॉर्स, यूकोस कैबलस। तो इसके अलावा यदि आप अपने स्तर पर भी यदि आपको कहीं से क्वेश्चन बैंक मिले तो आप यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ये तो जो नोट्स में जो हैं, इसके अलावा अभी यदि आपके कोई रिसेंट बुक होगी, ठीक है, एनटी जिसमें कि एनटीपीसी या फिर आरआरबी से संबंधित जो भी हैं, तो उसमें यदि ये साइंटिफिक नेम्स पूछे गए होंगे या फिर एसएससी का जो भी अभी हालिया तक एग्जाम हुआ है तो उसको आप ऐड कर लेना। ठीक है, डाउट, और कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आगे है स्टडी इन बायोलॉजी, ब्रांच इन बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी की, इस जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है। ठीक है, बायोलॉजी अपने आप में मतलब मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी बृहद है, तो इसमें मैंने उन चीज़ों को मैंने टिक मार के रखा है जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इसमें भी हमें वही मतलब ट्रेंड फॉलो करना है कि क्वेश्चन बैंक को पहले ऐड कर लेना है, लेकिन फिर भी मैंने अपने स्तर पर मैंने ऐड कर दिया है, और आपका कोई स्टैंडर्ड बुक हो उससे भी आपको चीज़ों को आप इसमें एडिशन मतलब जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे है यहाँ पर हमारा एनाटॉमी, एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, यानी हमारे शरीर की जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक संरचना के बारे इसमें पढ़ाई होती है। एंड में कीट विज्ञान, कीड़ों मकोड़े के बारे में, एनिमल बिहेवियर, पशु व्यवहार के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, हार्पेटोलॉजी, इसे का देखिए नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सरीसृप विज्ञान, इसमें रिप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बारे पढ़ते हैं। ठीक है, इक्थोलॉजी, मछलियों के बारे या मत्स्य विज्ञान है। मेमोलॉजी, ये स्तनपायी विज्ञान है। ठीक है, जो वैसे जंतु जो मतलब स्तनधारी होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, स्तनपायी। बर्ड्स, ये हो गया पक्षी विज्ञान। पैलेंटोलॉजी, फोसिल्स, जो जीवाश्म होता है, जीवाश्म विज्ञान। क्रायोबायोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग लो टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज क्रायोबायोलॉजी। इकोलॉजी हो गया पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है,
इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का संबंध क्या है आसपास के इन्वायरमेंट से, बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायन, केमिकल प्रोसेस मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। अब रासायनिक प्रक्रिया बोले तो जैसे मान लीजिए हमारा जो ये पाचन तंत्र है, इसमें बाइल जूस होता है, ठीक है, HCl का अपना फॉर्मूला होता है, एसिडिक होता है, pH होता है, तो ये सब क्या है, ये सब रासायनिक प्रक्रिया, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगी, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। दूसरा साइटोलॉजी यानी कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी यानी उत्तक, टिश्यूज और ऑर्गन्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म, ठीक है, तो इसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी, ठीक है, इसमें आनुवांशिकी के बारे में पढ़ते हैं। फिर से जेनेटिक वेरिएशंस जो आते हैं समय समय पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा है इम्यूनोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है रोग प्रतिरक्षा के बारे में, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी प्रतिरक्षा विज्ञान। न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका विज्ञान, इसमें हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। माइकोलॉजी बोले तो फंगाई, इसमें हम लोग कवक के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। फिजियोलॉजी, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मैकेनिज्म है, हमारा जो फंक्शन है, बॉडी कैसे काम कर रहा है, हाथ पैर हम कैसे, दैट इज फिजियोलॉजी। फाइकोलॉजी एल्गे के बारे हो गया। पेडोलॉजी हो गया, मृदा के बारे में हो गया। एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, सॉइल से हम लोग कैसे मतलब अपना जो क्रॉप उगाते हैं, ठीक है, फसल उगाते हैं, उसके बारे जब अध्ययन करते हैं तो एग्रोनॉमी। इथनोलॉजी, इसमें क्या होता है कि ह्यूमन रेस, जो मानव प्रजाति है, उनका अध्ययन होता है और उनकी तुलना होती है, दैट इज कंपैरिजन। एफिडोलॉजी, एफिडो मतलब ये सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट होते हैं, काफी नरम नरम इंसेक्ट होते हैं जो पौधे के ऊपर चढ़ते हैं, उन्हीं की हम लोग एफिडोलॉजी बोलते हैं। हालांकि यहाँ स्पेलिंग FPHI होना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा इटियोलॉजी। इटियोलॉजी बोले तो स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, इसमें कोई भी बीमारी कैसे हुई, इसके कारणों का हम अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, इसमें ह्यूमन रेस यानी मानव प्रजाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी यानी नेत्र, इसमें आइज के बारे में पढ़ते हैं। सेरोलॉजी, सेरम के बारे में पढ़ते हैं। यूजेनिक्स यानी सृजनन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन रेस यानी मानव प्रजाति को हम लोग कैसे डेवलप करते हैं हेरिडिटी की सहायता से। एपिजेनेटिक्स में होता है कि कैसे हमारा बिहेवियर समय के साथ चेंज करता है और कैसे हमारे जीन्स पर प्रभाव डालता है। पैलिनोलॉजी, इसमें पोलन के बारे पढ़ते हैं, पोलन ग्रेन्स के बारे पढ़ते हैं। पैलियोबोटनी यानी पूरा वनस्पति शास्त्र, ये बेसिकली फॉसिल प्लांट्स के बारे हमें अध्ययन करवाते हैं। इथ्रोबायोटनी यानी निर्वंश वनस्पति, इसमें लोग और पौधों के बीच यानी मानव और पौधे के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी, वृक्ष, नाम से ही पता चल रहा है। मॉर्फोलॉजी, इसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। दूसरा इक्थोलॉजी, ये मत्स्य विज्ञान। क्रोनोबायोलॉजी, इसमें बायोलॉजिकल रिदम्स के बारे हम लोग पढ़ते हैं। विषाणु, वायरस, प्रोटोजोलॉजी, इसमें हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ, इसमें पैरासाइट्स। ब्रायोलॉजी, इसमें ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेफ्रोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है
गुर्दा, गुर्दा किसे हम लोग बोलते हैं, किडनी के बारे में, तो इसमें किडनी का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी, इसमें हृदय चिकित्सा, इसमें हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्थोनीलेरियोलॉजी, ये नाम अपने आप में प्रोनाउंसिएशन करना ही काफ़ी डिफिकल्ट है, तो इसमें भी जो स्टडी होती है काफ़ी कंबाइंड स्टडी होती है, जैसे ईएनटी यानी ईयर नोज थ्रोट और प्लस जो आपके हेड, हमारे मस्तिष्क और गर्दन से जुड़े हुए हिस्से की, नेक रिलेटेड पार्ट्स। साइनोलॉजी, काइनोलॉजी दैट इज कैनिन्स, कैनिन्स उनसे करते हैं जिनके ये जो कैनिन दांतें जो पाई जाती है, यानी बेसिकली इसमें हम लोग पालतू कुत्तों का अध्ययन करते हैं। कार्पोलॉजी यानी फल रचना। क्रेनियोलॉजी, इसमें स्कल के बारे हम लोग पढ़ते हैं। पुल्मोनोलॉजी, फुसफुस, कीरोपोडी, पाद चिकित्सा। अब ये पाद चिकित्सा क्या है? पाद चिकित्सा बोले तो हमारे पैर से रिलेटेड, लेग मूवमेंट से रिलेटेड, या इससे जुड़ी कोई भी समस्या का अध्ययन जो होता है, दैट इज कीरोपोडी। पुल्मोनोलॉजी यानी फुफ्फुसीय चिकित्सा या श्वसन चिकित्सा, ये लंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब आ जाइए कैलोलॉजी, कैलोलॉजी फॉर स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, जिसमें मानव सुंदरता के बारे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा ऑनियरोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रीम्स, जो मानव, हम एक मनुष्य जो सपने देखता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑब्स्टेरिस यानी प्रसूति, इसमें हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, गर्भधारण। कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में हम लोग हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स यानी हड्डी, ज्वाइंट्स यानी जोड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो तुम्हारा हो गया वेरियस ब्रांच, और इसमें भी मैंने उन चीज़ों को टिक मार रखा है जो भी हालिया में अभी तक एनटीपीसी के एग्जाम या एसएससी में आपको पूछे गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा जो आज का जो हमारा लेसन है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ हमने अब याद रखनी है, आपको ध्यान में रखना है। एक तो फादर, ठीक है, जितने भी जनक हमने आपको बताएं, कौन सा वर्ड किसके द्वारा क्वाइंड किया गया, कौन सा बुक किनके द्वारा लिखा गया, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, कुछ थ्योरीज हमने बताई जो कि बायोलॉजी में काफ़ी फेमस है, उसके बारे में हमने चर्चा करा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेसन्स, और यही चीज़ आपको हमारे नोट्स में भी मिलेंगे। जैसे बायोलॉजी हो गया, इसके बारे में हमने पढ़ा, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, ठीक है। लियोनार्डो डा विंसी के बारे में हमने पढ़ा कि इन्हें फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी बोला जाता है। कैरोलस लिनेनस के बारे में पढ़ा, इन्हें टैक्सोनॉमी का फादर बोलते हैं, प्लस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले यही थे, ठीक है। इसके बाद लैमार्क एंड ट्रेवेनेस के बारे में हमने पढ़ा, जिन्होंने यूज एंड डिसयूज का कंसेप्ट दिया। यूज मतलब क्या, जो चीज़ जितना यूज होगा वो उतना विकसित होगा, जो चीज़ जितना नेग्लेंस होगा यानी डिसयूज होगा वो समय के साथ वो खत्म होते जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में हमने बात करा जी, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी के बारे में का ह्यूगो डेविरिस। इसके अलावा जर्म थ्योरी के बारे में हमने बात करा, जिन्होंने दिया था लुइस पास्चर। थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन देने वाले थे आपके अर्नेस्ट हाक्सल, और उन्होंने एक और वर्ड भी दिया था, दैट इज प्रोटिस्टा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को और ऐड कर सकते हैं, और एक वर्ड, दैट इज प्रोटिस्टा, अर्नेस्ट हाक्सल। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेसन्स, और उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए लाभप्रद होगा। और इसी के साथ ही नाउ आई एम साइनिंग ऑफ
तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।